वैदिक काल में आपने ये पढ़ा था कि वैदिक काल दो हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। एक पहला हिस्सा क्या कहलाता है, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, 1500 से लेकर के 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं 1000 से लेकर के 600 BC तक। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना था। तो ऋग वैदिक काल में आपने ये देखा था कि जो हमारे वहाँ आर्य थे वो कहाँ से आए थे। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, और क्या होता है आर्य का मतलब, कुलीन, उत्कृष्ट, उन्नत, उच्च माना जाता है। आर्य शब्द जो लिया गया है, क्या वो कोई एक जाति सूचक शब्द है या एक श्रेणी के तौर पे देखा गया है, यानी जाति है या श्रेणी के तौर पर है, जाति नहीं है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि आर्य भारत में आए थे, इनके निवास स्थान के संबंध में वह कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको भारत या भारत के आसपास या भारतीय एशिया महाद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में मानते हैं, इनको कौन कौन से लोग हैं। तो पंडित गंगानाथ झा कहाँ से मानते हैं, ये ब्रह्मर्षि क्षेत्र। ब्रह्मर्षि क्षेत्र मतलब कहाँ से, गंगा यमुना का दोआब का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मर्षि क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि पंडित ये LD कल्क क्या मानते हैं, कश्मीरी हिमालय का क्षेत्र मानते हैं। राजबली पांडे क्या मानते हैं, मध्य क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं। DS त्रिवेदी का क्या मानना है, कहाँ से आए हैं वो, आर्य अफगानिस्तान से आए थे। अच्छा, ये बताइए कि अविनाश चंद्र का क्या मानना था, सप्तसंधव। सप्तसंधव का मतलब 7 नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो सप्तसंधव का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। देविका प्रदेश का मतलब, हाँ, लेकिन सबसे सटीक अगर किसी का व्याख्या माना जाता है तो वो किसका माना जाता है, मैक्स मूलर का। और मैक्स मूलर ये कहता था कि भारत में आर्य जो आए थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया का मतलब कौन कौन से वो देश है, 5 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। 5 देशों के समूह को हम क्या बोलते हैं, मध्य एशिया। वो कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो मैक्स मूलर का ये मानना था कि ये यहीं से भारत की तरफ आए थे। अच्छा, मैक्स मूलर जो है वो ये व्याख्या कर रहा है और ये जो कह रहा है कि आर्य भारत आए थे कहाँ से, मध्य एशिया से, इसका वो सबसे सटीक तर्क देने के लिए वो क्या कहता है, वो एक शिलालेख का उदाहरण देता है। और वो शिलालेख का क्या नाम है, बोगजकोई का शिलालेख, जो कि कहाँ पर स्थित है, मध्य एशिया में। क्यों, मध्य एशिया में वो बोगजकोई का शिलालेख स्थित है। अच्छा, मध्य एशिया में जो बोगजकोई का शिलालेख है उसके संबंध में ये कहता है कि 2 तरह के राजा हैं वहाँ पे। एक राजा कौन से, हित्ती समुदाय के वंश के राजा हैं, और एक है मित्तानी। और हित्ती और मित्तानी समूह के जो राजा हैं दोनों आपस में लड़ते हैं, और लड़ करके आपस में जो संधि करते हैं वो 1400 BC के आसपास करते हैं। और वो लोग एज ए गवाह के तौर पर 4 देवी देवताओं के नाम लिखते हैं उस पर, गवाही के तौर पे कि ये 4 देवी देवता गवाह हैं कि हम लोग संधि कर ले रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वो कौन से हैं, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। सिर्फ इसी को देख करके मैक्स मूलर ने ये कहा कि जब ये 4 देवता जो हैं, जो कि इसके गवाह के तौर पर हैं, और यही सेम देवता कहाँ पर मिलते हैं हमको, वेद में। और वेदों में इन 4 देवताओं के बारे में नाम लिखा गया है। इसका मतलब वेद वाले देवता के बारे में जानते हैं वो भी, और ये भी जानते हैं। इसका सबसे अच्छा एक तर्क है कि आर्य जो है वो यहीं से आए हुए हैं, तभी तो एक दूसरे को जानते हैं, देवताओं को जानते हैं और पूछते हैं। और ये मैक्स मूलर का आधार यहाँ पर माना जाता है। लेकिन कई सारे और भी लोग हैं, विचारक हैं, जो ये मानते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा पूर्ण सिद्धाधिकार होगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कब कहा था, 1895 में। स्वराज के संबंध में, पूर्ण स्वराज तो बाद में हमारे वहाँ आया, लेकिन स्वराज सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कब कहा था, 1895 में। पॉलिटी में आप लोग पढ़ते हैं। इनका ये मानना था कि जो आर्य थे वो गोरे थे, चिट्टे थे, साफ थे, और इसका सीधा सा मतलब है कि ध्रुवों की तरफ से वो आए होंगे, नॉर्थ ध्रुव की तरफ से, इसीलिए वो ऐसे हैं। और आर्कटिक क्षेत्र से मानते हैं। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था, द आर्कटिक्स होम ऑफ द आर्यंस। और इस किताब में इन्होंने बताया था कि आर्य वहाँ से आए थे। पेनका हर्ट ने बताया था कि ये यूरोपीय क्षेत्र से आए थे आर्य, और इनका ये मानना था कि यूरोप का जो क्षेत्र है वो आर्यों का निवास स्थान है। इनका भी वही सेम था, कलर को लेकर के
कि गोरे चिट्टे हैं तो जाहिर सी बात है ये वहीं से आए होंगे। उसके बाद एक पी गाइल्स हैं, इनका ये मानना था कि जो हंगरी का क्षेत्र है उस क्षेत्र से आर्य आए थे। और दयानंद सरस्वती, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक किताब लिखी थी। कौन सी किताब? सत्यार्थ प्रकाश। और इनका ये मानना था कि आर्य कहाँ से आए थे? वही ठंडे क्षेत्र से, तिब्बत वाले क्षेत्र से आए थे। लेकिन सबसे सटीक अगर किसी का माना जाता है तो मैक्स मूलर। कौन सा जगह? मध्य एशिया। एक गार्डन चाइल्ड है, उनका ये मानना था कि दक्षिण वाला जो रूस का हिस्सा है वहाँ से आर्य आए थे। अब आप सोचिए कि दक्षिण वाला हिस्सा ही क्यों कह रहे हैं वो, कारण है। आप ये फिगर देख रहे हैं तो इसमें आप एक चीज़ देखिए, चाइना के ऊपर का हिस्सा क्या है? रशिया। चाइना है, बीच में ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? मंगोलिया। यहाँ का रहने वाला कौन आदमी था? चंगेज खान। और चाइना और मंगोलिया के ऊपर दिखाई दे रहा है रूस। रूस का ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ एकदम बर्फीला क्षेत्र है, उधर कोई रहेगा ही नहीं। इसीलिए देखिएगा वो क्या कह रहे हैं, इसी दक्षिणी क्षेत्र से, ये रूस का दक्षिण क्षेत्र है। और ये बात कौन कह रहे हैं? गार्डन चाइल्ड। इनका ये मानना था कि ये यहाँ से। इतनी चीज़ें आप लोगों ने पिछले क्लास में देख लिए थे, ठीक है। चलिए, हित्ती के राजा का क्या नाम था? सुब्बिलिमा, ठीक है। मितानी के राजा का क्या नाम था? मिताऊ वजा। और ये दो राजाओं के बीच में संधि हुई थी और गवाही के तौर पे बना था। अच्छा, दुनिया में सबसे पहला पढ़ा लिखा शिलालेख जो कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य देता है वो कौन सा शिलालेख है? बोगज कोई। बोगज कोई का शिलालेख है। चलिए आगे लिख लीजिए थोड़ा, 2 पॉइंट फिर आगे बढ़ाते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा। ईरान की पवित्र पुस्तक, ईरान की पवित्र पुस्तक ब्रैकेट में धर्म ग्रंथ, पवित्र पुस्तक धर्म ग्रंथ, जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता, नीचे लाइन से, जिंद अवेस्ता ईरानियों की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? ध्यान रखिएगा, जिंद अवेस्ता में अवेस्ता में यह माना गया है, यह माना गया है कि आर्य भारत और ईरान के मध्य भारत और ईरान के मध्य भारत और ईरान के मध्य निवास करते थे, मध्य निवास करते थे। खूब अच्छे से नोट्स बनाइए। निवास करते थे जिसे मध्य एशिया का क्षेत्र कहा जाता है। मध्य एशिया का क्षेत्र कहा जाता है।
और जिंद अवस्था और ऋग्वेद को समकालीन माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जिंद अवस्था और ऋग्वेद को समकालीन माना जाता है, मतलब एक ही समय के आसपास की चीजें हैं। समकालीन माना जाता है। ठीक है, नीचे लाइन से आर्य पीपल, घोड़ा, आर्य पीपल का पेड़ जानते हैं ना, ऑक्सीजन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। हवा चले ना चले, पीपल का वृक्ष का पत्ता क्या होता है, हिलता रहता है। हाँ, आर्य पीपल और घोड़ा से, और घोड़ा ऐसे ही लिख लीजिएगा, आर्य पीपल, घोड़ा और नाव से परिचित थे, नाव से परिचित थे, और नाव से परिचित थे, मतलब उनको जानकारी था इन चीजों का। ठीक है, अच्छा ये बताइए, गांव में जब आप जाते हैं तो एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, खास प्रकार का पेड़ होता है, वो काफी बड़ा वृक्ष के तौर पर उसको देखा जाता है। कौन सा? हाँ, बरगद। ठीक है, और इस समय का सबसे फेवरेट पेड़ कौन सा है गर्मियों में? इतना फेवरेट है कि उसी पे लोग ननिहाल टिका के रखे हुए हैं। हाँ, आम का एक ऐसा पेड़ है जो मतलब ननिहाल अगर लोग जाते ही हैं क्या करने के लिए, गर्मी की छुट्टी, आम खाई छुट्टी हो गया है ना। तो दो बातें ध्यान रखिएगा, एक तो पहला आम एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा क्या, बरगद। आर्य किससे नहीं परिचित थे? इससे परिचित नहीं थे, नोट में लिख लीजिए अपने, आर्य आम और बरगद से परिचित नहीं थे। ननिहाल नहीं जाते रहे होंगे वो। हाँ, क्योंकि एग्जाम में पूछता है ये चीज कि क्या वो आम से परिचित थे। आर्य आम और बरगद से परिचित नहीं थे। ठीक है, नीचे लाइन से, आर्य भारत में, आर्य भारत में आर्य भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे। सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे। ऐसे फ्रेम कर लीजिए, अर्थात 7 नदियों का क्षेत्र, 7 नदियों का क्षेत्र या 7 नदियों का प्रदेश। सात नदियों का प्रदेश। अच्छा बताइए, आप लोगों ने पहला वेद कौन सा सुना है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? टोटल 10 मंडल है। मंडलों की संख्या 10। कहते हैं कि पहला मंडल और आखिरी मंडल बाद में जोड़ा गया है, शुरुआत में नहीं जोड़ा गया था, और ये उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया था। ऋग्वेद में अगर हम बात करें खास करके नदियों की, तो टोटल पता है कितने नदियों का उल्लेख मिलता है हमें? तो इसमें कितने? 21 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मूलतः। ठीक है, लिख लीजिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 10 नदियों का उल्लेख मिलता है। दस नदियों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है।
हाँ, ऋग्वेद में कुल 10 नदियों का उल्लेख मिलता है। अरे सॉरी, 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। सात नदियों में नंबर 1, एक एक करके सातों नदियां लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। 7 नदियों में एक एक करके लिख लीजिए सबका नाम। पहला नाम लिख लीजिए। एक नदी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी नदी? सिंधु, सिंध जिसको बोलते हैं। पहला लिख लीजिएगा सिंधु नदी, सिंधु नदी। अच्छा बताइए, आज के टाइम में सिंधु नदी को आप कौन से नाम से जानते हैं? आप सिंधु ही जानते हैं। उस समय ये लोग क्या करते थे, इसको हिरण्या बोलते थे। क्या बोलते थे? हिरण्या। यानी ये जो सिंधु नदी है, इसको उस समय ये लोग क्या बोलते थे? हिरण्या, हिरण्य नदी, हिरण्या नदी। तो हिरण्या नदी एक पवित्र नदी के तौर पर देखा जाता था, और उस समय सिंधु उस सभी नदियों में एक ऊंचा दर्जा था, क्योंकि ऊपर था वो, और इसी के आसपास जो जनमानस था वो काफ़ी रूप से बसी हुई थी। आप देख लीजिए, हड़प्पा भी कहाँ बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो कहाँ बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे। तो लगभग क्षेत्र इसी के आसपास बसा हुआ है। तो पहली नदी लिख लीजिए सिंधु। दूसरी बितस्ता, बितस्ता। बितस्ता, बितस्ता मतलब, अरे एक बात सोचिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाता, तब कहते अरे उनके ऊपर बीतता, तो झेल रहे हैं तो बीत रहा है, समझ लो ना। अब बीता था उनके ऊपर, तो बीता था मतलब झेल रहा है अगला आदमी। तो इससे बीता था, झेला था, ये सब दिमाग में रखे तो भी याद रहेगा, वो भूलेगा, क्योंकि शब्द ऐसे ही है, वो भुला देगा आपको। ठीक है। तीसरी ने लिख लीजिए अस्किनी, अस्किनी। अस्किनी मतलब चेनाब। अस्किनी आज के टाइम में आपका क्या है? चेनाब नदी ही अस्किनी नदी है, और बहुत फेमस नदी है। ठीक है, चेनाब नदी ही अस्किनी है। नेक्स्ट परुसड़ी, चौथा परुसड़ी। कौन सी नदी है? रावी। परुसड़ी, रावी नदी। ठीक है। नेक्स्ट बिपाशा, बिपाशा, बिपाशा मतलब ब्यास। हाउ बिपाशा नहीं, करण की औरत नहीं। चलिए, छठवां सतुद्दी, सतुर्दी। ये क्या है? सतलज। और सातवां सरस्वती। और आज भी इसका नाम क्या है? विलुप्त है, लेकिन है। तो टोटल ये 7 नदियों के आसपास के क्षेत्र को हम क्या बोलते थे? सैंधव। एग्जाम में बहुत बार मिलान करने के लिए पूछेगा आपसे। सिंध नदी का मिलान, सिंध नदी, हिरण्य नदी पूछ लेगा, इसे मिलान करने के लिए। उसके बाद बिपाशा यानी बितस्ता मतलब झेलम, अस्किनी, चेनाब, परुसड़ी, रावी, बिपाशा, ब्यास, सतुदी और सतलज को बोलते हैं, और सरस्वती मतलब सरस्वती। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि उन सभी नदियों में, इन 7 नदियों को देख लिया, अब सातों को याद कर लिए। सातों का प्राचीन नाम पूछा जाए तो क्या है? ये इसके प्राचीन नाम हुए ना, ये सारे के सारे इनके प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम है, वहीं ऊपर लिख लीजिएगा। और ये क्या है? वर्तमान नाम है। सॉरी, ये प्राचीन नाम हुआ ना, ये इसके प्राचीन नाम है और ये इसके वर्तमान नाम है। एग्जाम में आप पूछेगा प्राचीन और वर्तमान को लेकर के आपसे, तो आप ऐसे ही बताइएगा कि प्राचीन नाम क्या है। तो प्राचीन नाम ये हुआ करता था, वर्तमान के नाम क्या है? तो ये है।
वर्तमान नाम। अब है क्या कि जब भी आपसे पूछेगा तो वो क्या करेगा, 4 ऑप्शन इधर 4 ऑप्शन इधर और आपको मिलाना होगा। मोस्टली देखिए सरस्वती का नहीं देता क्योंकि सरस्वती सरस्वती ये सबके दिमाग में रहता है। सिंध सिंध हिरण्य कभी दे देगा। बाकी सारे नाम देखिए थोड़ा सा उल्टा अटपटा है कि नहीं है। सतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, झेलता बीतता तो याद ही रहेगा आप लोगों को। हाँ, इसी यही तरीका ही याद करने का। क्या करेंगे, अस्किनी, चेनाब, परशुड़ी, रावी। अक्सर जो डाउट क्रिएट करता है वो अस्किनी और परशुड़ी में याद करता है। अब एग्जाम में आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये बताइए इन सब नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, क्या बताएंगे? सरस्वती नदी। वहीं लिख लीजिए, लिखिएगा सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी, पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। इसे नदी तमा कहा गया है। नदी तमा या माते तमा, माते तमा। नदियों में सबसे उत्तम कौन सी नदी? सरस्वती नदी। नदियों में सबसे उत्तम। तो नदी तमा किसको कहा गया है? एग्जाम पूछाता है कि वो कौन सी नदी सबसे उत्तम मानी गई है? सरस्वती नदी। नदी तमा किसको कहते हैं? माते तमा किसको कहते हैं? सरस्वती नदी। ठीक है। अब एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन खूब अच्छा, इसको बना लिया आप लोग सब लोग, ठीक है। इसको देखिए, ये है भारत का फिगर एक समझने के लिए। इसको देखिए, आप इसमें देखिए नदियों का, यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिल करके एक नदी बनती है गंगा नदी, और यही गंगा नदी बहते हुए ऐसे ऐसे होकर के आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम क्या है? यमुना नदी। वो जो इसकी सहायक बन जाती है, प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपुर से निकलती है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। अब इन दो नदियों के जो बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मर्षि क्षेत्र। आर्य इधर से आएंगे, इधर से आएंगे। कोई भी व्यक्ति इधर से आएगा तो सबसे पहले कौन सी नदी को पाएगा? गंगा या यमुना? जाहिर सी बात है, वो उसके लिए यमुना पहले टच होगा और बाद में कौन सी नदी टच करेगा? वो गंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक मामला आपको जानना चाहिए कि ये जो गंगा नदी है, ऋग्वेद में कितनी बार इसका जिक्र है? 1 बार। यमुना नदी की चर्चा कितनी बार है टोटल? 3 बार, जो टच किया पहले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे ऋग्वेद में जो पहली नदी टच किया है, मतलब पहली बार जिसका उल्लेख किया गया है, वो कौन सी नदी होगी? अब तक तो आपने 7-8 नदियां देख चुके हैं, हाँ? तो सबसे पहले अगर किसी नदी का चर्चा उन लोगों ने किताबों में किया है तो वो है गंगा। एक ही बार किया है, शुरुआत यहीं से किया था। सिंध नदी की चर्चा ज्यादा बार है, हाँ 55 बार है, लेकिन सबसे पहले गंगा लिखा, उसको फिर नहीं लिखा उन्होंने। और यमुना को कितनी बार लिखा उन्होंने? यहाँ भी आए होंगे तो देखे होंगे, मतलब ठीक है, क्योंकि गंगा तक आने का मतलब है कि कई सारी लड़ाइयाँ हो गई थी, धकेलना पड़ा था उनको, और आ करके वो आते 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 जब गंडक नदी आती है ना, वहीं रुक जाते हैं। गंडक नदी को पार नहीं करते हैं, गंडक नदी तक का क्षेत्र वो अपना कैप्चर कर लेते हैं और इतना बड़ा एरिया वो कवर करके रखते हैं। ठीक है, तो जरा इसको लिख लीजिएगा। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल 1 बार, गंगा का उल्लेख केवल 1 बार, और यमुना का उल्लेख कुल 3 बार किया गया है, 3 बार किया गया है। तीन बार किया गया। पहली बार उल्लेख गंगा नदी का और आखिरी बार उल्लेख गोमल नदी का किया गया। गोमल, गंगा नदी का
और आखिरी बार उल्लेख गोमल नदी का किया गया है। और आखिरी बार उल्लेख गोमल नदी का किया गया है। पहली बार उल्लेख गंगा नदी का और आखिरी बार उल्लेख गोमल नदी का किया गया है। सर्वाधिक बार उल्लेख सिंध नदी का किया गया है। सर्वाधिक बार उल्लेख सिंध नदी का किया गया है। सर्वाधिक बार उल्लेख सिंध नदी का किया गया है। ठीक है, हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। तो अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक उल्लेख, सर्वाधिक उल्लेख कितनी बार, सिंध का, टोटल 55 बार किया गया है। अब जरा इसको थोड़ा सा एक पल के लिए देख लीजिए। ये जो नदियां हम इतना बना रखे हैं ना, इसमें ये जो सारी की सारी नदियां हैं जिसको आप क्या बोलते हैं, सप्त संधव। तो ये जो सप्त संधव का आप देख रहे हैं क्षेत्र, इसके प्रदेश या राज्य देश जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो पाकिस्तान है प्लस भारत है, समझ रहे हैं ना, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में फैला हुआ। अब एक बात आप समझिए कि ये जो लोग आए थे, ये जब इस क्षेत्र में पहुँचे, खास करके भारत के नॉर्थ वाले हिस्से में, तो आपको पता है कि यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है। कौन सा, हिमालय है ना, ये हिमालय का पर्वत श्रृंखला। इसी हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं पर एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, मुजवंत पहाड़ी। या आप सोचिए ये एक चोटी है और इसी चोटी पर यहां मिला है इनको सोम। ठीक है, अब बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें एक देवता की चर्चा की गई है। वो कौन से देवता हैं, सोम देवता, और सोम रस की चर्चा की गई है। तो वो जो सोम रस है वो कहाँ से निकाला गया है, तो वो आप कहेंगे कि जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय के क्षेत्र में एक चोटी है। कौन सी चोटी है, मुजवंत चोटी। और उसी चोटी से ये सोम एक प्रकार का तरल पदार्थ जो बनाया जाता है, पेय पदार्थ है पीने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ जिसको पी करके आपका दिमाग थोड़ा दूसरे जोन में पहुंच जाए, सारा टेंशन चीज़ खत्म हो जाए। जैसे आज के टाइम में सोमरस नहीं कहते हैं, सोमरस पी रहे हैं, मदिरा एक प्रकार का। तो वो एक तरह का ऐसा चीज़ होता था कि उसको बना करके पीने के बाद आदमी का जो दिमाग था वो दूसरे तरीके से व्यवहार करने लगता था। जैसे आप देखिए कोई आदमी भांग वांग खा ले तो कहता है ना, खटिए में उड़ाता, तख्ते में उड़ाता, बेड में उड़ाता, ऐसा होता है। आप देखिएगा जो आदमी भांग का गोला वोला खा लेगा ना, वो कांपेगा, डरेगा हर चीज़ से। देखो दो चीज़ें हैं, शराब पीने वाला कभी किसी से डरता नहीं है, और भांग खाने वाला 24 घंटा डराए रहता है, एकदम सनपात जाएगा भांग खाने वाला। और शराब पीने से सड़वे से लड़ जाएगा, वो अजय जाके सामने खड़ा हो जाएगा, अल्लाह क्या करोगे अब हमारा। ये केवल शराबियों के साथ है। आप देखिएगा लैला वाला पी लेते हैं सब रोड पे, तो कैसे चलते हैं रोड पर मतवाला होकर के। अब भांग खा लेगा जानते ऐसे चलेगा, एक एक चीज़ पकड़ पकड़ के, क्योंकि हर चीज़ हिलेगा उसके लिए। हमारे वहाँ एक साधु बाबा थे, भांग खा लिए थे एक बार, तो उनको इतना घबरा गए थे कि उनको जब ऐसे लटाया गया था चारपाई पे, तो वो कह रहे थे कि उड़ रहा है, उड़ रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है। ऐसी चीज़ें हो गई थी। ऐसा हो जाता है, भांग खाने के बाद आदमी सनपाता है, डरता है, कमजोरी आ जाता है। और देखिएगा गांव में जब लोग शराब पीते हैं तो लोग कहते हैं अरे इनका सरकार बन गया है। सरकार बन जाएगा तभी तो आदमी नहीं डरेगा ना। समझ लीजिए हूटर है, थार है, ये है, वो है, आदमी के पास एक दबंगई आ जाएगा। तो वो केवल शराब के साथ है, भांग के साथ आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी।
तो सोमरस जो है वो मुजवंत पहाड़ी पर पाया गया है। इसको लिख लीजिए जरा, तो पूछा जाता है। देखिएगा पश्चिमी हिमालय पर जो हिंदुकुश वाला हिस्सा है ना, वही हिंदुकुश वाला हिस्सा, पश्चिमी हिमालय पर आर्य मुजवंत चोटी से सोम रस प्राप्त करते थे। सोम रस प्राप्त करते थे। आप मुझे बताइए, आर्य आए इधर से क्यों? तो आर्य हिमालय को जानते थे, यहाँ से यहाँ तक जानते थे। हिमालय वाला हिस्सा आप पढ़े हैं तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि पूरे हिमालय को हम कई श्रेणियों में बांटते हैं। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। उसके उधर का जो है हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है, जिसमें कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, क्यों पढ़े हैं ना। मतलब ये हिमालय का हिस्सा है जिसको बृहद हिमालय, मान लीजिए बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय और फिर शिवालिक। सीढ़ी आपने पढ़ा। इसके इधर का जो हिस्सा होता है हिमालय की उस पार का हिस्सा, उसको आप क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में पढ़ते हैं। तो एक तो ये इसकी चौड़ाई के संबंध में आपने पढ़ लिया। इसकी लंबाई के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि ये वजह हिस्सा है, इसको 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। मोटा मोटी अगर हम ये समझें कि हिमालय को हम फिलहाल 2 टुकड़े में कर दें, एक हिस्से को हम कह दें कि ये हिस्सा जो है वो पूर्वी हिमालय है और ये वाला हिस्सा जो है आपका क्या है? पश्चिमी हिमालय है। तो ये बताइए कि आर्य किससे परिचित थे? पूर्वी हिमालय से कि पश्चिमी हिमालय से? पूर्वी से। अरे सॉरी, पूर्व इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया। ये पूर्वी हिस्सा हो गया और ये क्या हो गया? पश्चिमी हिस्सा। तो आर्य किससे परिचित थे? पश्चिमी हिमालय से कि पूर्वी हिमालय से? तो आप कहेंगे कि पश्चिमी हिमालय से परिचित है। एग्जाम में पूछा हुआ है तो आप वहीं पर लिख लीजिए कि आर्य जो है वो पश्चिमी हिमालय से परिचित थे, पूर्वी हिमालय से परिचित नहीं थे। लिख लीजिए, आर्य पश्चिमी हिमालय से परिचित थे, पूर्वी हिमालय से परिचित नहीं थे। पूर्वी हिमालय से परिचित नहीं थे। ठीक है। दूसरी बात, विंध्य पर्वत के पार नहीं गए लोग। ठीक है, तो क्या ये विंध्य पर्वत से परिचित थे? तो आप कहेंगे नहीं, विंध्य पर्वत से परिचित नहीं थे। लिख लीजिए, परंतु समुद्र से परिचित थे। विंध्य पर्वत से परिचित नहीं थे, परंतु समुद्र से परिचित थे। परंतु समुद्र से परिचित थे। हो गया। अब एक डायग्राम अपने फिगर में बना लीजिए। ऐसे बना लीजिए। तो एक तो आप इसको देख लीजिए, ये है कुंभा, अफगानिस्तान की नदी है ये। अफगानिस्तान की एक नदी है कुंभा नदी। ठीक है, ये इनके विस्तार का ये सबसे समझ लीजिए कि पूर्वी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो ये लोग गंगा नदी का एकदम अंतिम लगभग बीच वाला क्षेत्र तक पहुंच गए थे। गंगा नदी मध्य के क्षेत्र में, यानी उत्तर प्रदेश के आसपास में इनका पहुंच गया था। इधर आप देखेंगे तो ये पश्चिमी हिमालय से अच्छी से परिचित थे। पश्चिमी हिमालय, ये डायग्राम आप अपने बना लीजिएगा। और यहाँ देखेंगे तो ये लोग अरावली से परिचित थे, इनका यही विस्तार क्षेत्र है। अरावली श्रेणी से ही परिचित है। तो आर्यों का ये पूरा विस्तार क्षेत्र है।
बना लीजिए। आर्य का विस्तार क्षेत्र भारत में कहाँ से कहाँ तक था, तो ये डायग्राम में अपने बना लीजिए। हो गया? चले आगे। अब इसको थोड़ा सा एकदम कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। जब आर्य आए तो यहाँ मतलब कहने के लिए एक बड़ा प्राचीनतम सबसे पहला जो कबीला निवास करता था वो कौन सा था? भरत कबीला। भारत का सबसे पहला कबीला है, ध्यान रखिएगा। भरत कबीले के साथ एक कबीला जुड़ गया था उस जमाने में। उस कबीले का नाम था पुरु कबीला। ठीक है, तो दो कबीले मिल करके एक बड़ा क्षेत्र का ये निर्माण करते हैं। यानी शुरुआत के तो भरत कबीला रहता है और इसका जो राजा है यानी किंग है वो कौन है? सुदास। सुदास ये इसका राजा है। ये इतना बड़ा राजा है कि ये बड़े बड़े कई कबीलों के राजाओं को एक साथ मार देता था, लड़ जाता था। तो भरत कबीला और पुरु कबीला दोनों मिल करके एक अलग कबीले का आगे चल करके निर्माण करते हैं, एक राजवंश समझिए बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं इतिहास में कुरु। ठीक है, और कुरु के जो लोग थे ये आगे चल करके अपने साथ जोड़ लेते हैं एक और क्षेत्र को, जिसको हम बोलते हैं पांचाल। ठीक है, और यही कुरु और पांचाल मिल करके एक पूरा क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुरु क्षेत्र। ठीक है, और कुरु क्षेत्र की जो कैपिटल होती है यानी कह सकते हैं राजधानी, वो राजधानी बनाई जाती है हस्तिना। ठीक है, और हस्तिनापुर में अपने ही खानदान में, अपनी वंशावली में, परिवार में ही युद्ध हो जाता है। एक तरफ होते हैं कौन? पांडव, और एक तरफ कौन होते हैं? कौरव। और इन दोनों में वही कृष्ण भगवान वाला मामला जो धर्म युद्ध होगा, और धर्म युद्ध के माध्यम से सारी चीज़ें की जाती है। यानी आप सोचिए, मैं वहाँ से यहाँ तक इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाएँ कि वो भरत कबीला आखिर गया कहाँ पे। यानी एक कबीले दूसरे कबीले के साथ जुड़ते हैं वो, और भरत कबीले का जो राजा था वो कौन था? सुदास। और सुदास ने ही, आगे पढ़ाएंगे इसको, इसने एक युद्ध कराया था जिसको बोलते हैं 10 राज्य युद्ध कराया था ये। यानी एक तरफ सुदास थे और दूसरी तरफ कितने राजा थे? 10 राजा लोग थे, और ये सब लोग मिल करके सुदास को हराने की कोशिश किए थे, और सुदास हरा दिया था। जिसमें थे राजा अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस, पक्त, भलानस, विषाणिन, शिवी, अनिल, इतने राजा लगभग मिल करके युद्ध लड़े थे। और इस युद्ध में फाइनली किसकी जीत हो गई थी? सुदास की जीत हो गई थी, और इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसको आप ऐसे अपनी कॉपी में एज इट इज ऐसे उतार लीजिए। और युद्ध क्यों हो रहा है, अगर ये बात समझना हो तो एक छोटा सा तर्क, रुक जाइए समझ लीजिए इसको भी, कि भारत में जब कहा जाता है कि लोहे की प्राप्ति कब हुई है? 1000 BC में। तो लोहा मिला हमको 1000 BC में, लोहा।
अब लोहा आ जाने से आदमी क्या करेगा, बहुत सारा काम करेगा। सबसे पहला काम तो वो ही करेगा कि जो कृषि का कार्य है वो और पहले से उन्नत हो जाएगा, ठीक है। युद्ध अब अपने चरम पर पहुंचेगा, हथियार बनना शुरू हो जाएगा और युद्ध होना शुरू हो जाएगा, कृषि बहुत अच्छे से हो जाएगा, और सबसे जरूरी चीज जो अपने विस्तार के लिए ये लोग क्या करना शुरू कर देंगे, जंगलों की कटाई, ताकि अपने निवास क्षेत्र को बढ़ा सकें। और ये सब चीज़ें किससे हो रही हैं, लोहे से। और लोहे की प्राप्ति 1000 BC में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अति रंजी खेड़ा से मिला है, और ये इसका प्रमाण है। यहाँ मिलने के बाद इन लोगों ने जंगलों की भरपूर कटाई शुरू कर दी, युद्ध करना शुरू कर दिया, और इससे क्या हुआ कि कृषि में एक अमूलचूल परिवर्तन आया। क्योंकि जहाँ सोचिए कि कोई एक खेत है और इस खेत को जोतना है इन लोगों को, तो पहले 1 इंच से लेकर के 2 इंच तक का क्षेत्र ये लोग जोतते थे। अब लकड़ी का फार होता था, अब क्या है, लोहे का फार हो गया। अब लोहे का फार हो गया, वो ज़्यादा मजबूत है। अब लकड़ी के फार में नीचे लोहा का कुछ अंश लगा दिया उन लोगों ने। अब जहाँ 1 इंच था वहाँ 4-4, 5-5 इंच तक अंदर मिट्टी चली गई, खुदाई हो गई थी। अब नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे। इससे क्या हुआ कि जो उर्वरा शक्ति थी बढ़ गई, फर्टिलाइजेशन उसकी बढ़ गई, और इससे क्या हुआ कि इनके फसलों का उत्पादन और पहले की तुलना में बढ़ गया। अब सर्वाइवल जो जीवन था, जो मान लीजिए कोई ज़मीन है और वो बहुत फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी छिड़ दीजिए हो जाए, 1 बार 2 बार 3 बार आपने उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा, वो फर्टाइल नहीं रह जाएगा, बंजर हो जाएगा। और जैसे ही बंजर हो जाएगा आप क्या करेंगे, पलायन करेंगे, वो जगह छोड़ेंगे, वहाँ से चले जाएंगे। 2 तरह के लोग हैं। पुरुष हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए युद्ध करता है, जीवन जीने के लिए। आज क्या शाम को खाना है वो इसी के बारे में सोचता रहता है, क्या बढ़िया खाना है। औरत क्या है ना, वो घर बनाना चाहती है। कबीलाई जीवन पुरुषों का चुनाव था, औरतों ने क्या किया कि नहीं, अब एक काम करते, इस्टेब्लिश कर दे, क्योंकि रोज रोज हम नहीं जा सकते। जाहिर सी बात है, महिलाओं के जीवन स्तर अलग है, उनके शरीर का बनावट अलग है। रोज उनसे पहाड़ चढ़वाएंगे आप, नहीं चढ़वा सकते। तो रोज चढ़वाने से अच्छा कि कोई घर बना लिया जाए। खुद लोहे की प्राप्ति हो गई, अब खेती करना शुरू कर दिया। अब जब ये खेती करना शुरू कर दिए, जो उगता था खाते थे, तो इसीलिए एक जगह इस्टेब्लिश नहीं रहते थे, कहीं से चले जाते थे। अब जब खेती करेंगे तो उसी खेत को ही तो सजोएंगे। आज आप लोग क्या करते हैं, यायावरी जीवन जी रहे हैं, इस्टेब्लिश कर गए। घर है, शाम को घर चले जाएंगे, खेत है वहाँ अनाज उगा देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज यहाँ पर लोग यार छोड़ो जा रहे, चलो जंगल कटाई करते हैं, खेती करते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आपके पास खेत हो गया, आपको मालूम है उस खेत से अभी 100 साल 200 साल और भी उत्पादन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें खाद, मिट्टी, पानी टाइम से सब कुछ कर रहे हैं। नेचर के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, आप उसको बंजर नहीं कर रहे हैं, आप उसमें उत्पादन कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। तो घर बनाना या लोहे की प्राप्ति से ही ये लोग इस्टेब्लिश करना शुरू किए थे। अगर ये लोहा नहीं मिला होता तो ऐसे भागते भटकते जीवन चलता रहता। ये बहुत बड़ा परिवर्तन का काम है, कौन सा, लोहा। और इसीलिए 1000 के बाद से जो कालखंड आता है वो ऋग्वैदिक नहीं बल्कि क्या हो जाता है, उत्तर वैदिक का। अब यहाँ पे लोग इस्टेब्लिश करेंगे। ऋग्वैदिक में यायावरी जीवन है। आज जहाँ चारागाह है, गाय को चारा मिल रही है, खा रही है गाय, जहाँ अनाज हो गया, कुछ दिन के बाद जब चारागाह खत्म हो गया तो गैया दूध कैसे देगी, कहीं और चले जाते थे, फिर कहीं और चले जाते थे। तो जब आप कहीं और चले जाते हैं ना, तो आप बहुत सारे सामान इकट्ठा नहीं करते। जैसे घर ले लेते हैं किराए पर, तो उसमें लिमिटेड सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपना घर बनवा लेते हैं उस दिन क्या करते हैं, फर्नीचर है, ये है, वो है, हाई पत्थर लगाना, सब सेट करना शुरू कर देते हैं। लिख लीजिए, इसको फ्रेम कर लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ ले कि इस पूरी चर्चा किस किताब में मिलती है, महाभारत। समझ कर ना, महाभारत एक बार देख लीजिएगा। ये पूरा जो मामला है ये वंशावलियों का, वो किस पुस्तक में मिलता है, महाभारत। अच्छा, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था, अभी आरओ में तो पूछा था। हाँ, इसके अनु, द्रुहु, यदु,
तुर्वस, पक्त, भलानस, सिवी, विषाड़िन, अनिल। ये विषाड़िन है, शौ है यहाँ बीच में पेट वाला। हाँ, इसको देखिए भूल रहा है, इसको नोट ही कर लीजिए। इस पूरी चर्चा जो है वो किस किताब में मिलती है? जय संहिता में। और जय संहिता को ही क्या बोलते हैं? महाभारत। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगता था नहीं? उसके एक एक गाने कितने शानदार हैं। ध्यान रखिएगा, महाभारत मतलब जय संहिता, एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या करें? सीवीवत अनिल है। हाँ, हाँ जी, प्रीति कौन है? हो गया? क्या? हाँ, पक्त, पक्त, पक्त। हाँ, हो गया? चलिए आगे बढ़िए। चलिए, ये डायग्राम बना लीजिए आप लोग। तो उस ज़माने में जब आर्य आए थे तो भारत में इस तरह से लोगों के निवास करने के आधार पर चीज़ों को बना रखे थे। सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, परिवार थी। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई लिख दे रहे हैं। पे पूछा जाता है कि सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई मतलब सबसे छोटा हिस्सा क्या था? परिवार हुआ करता था। लिख लीजिए, सबसे छोटी इकाई परिवार था। ठीक है। परिवार का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है यानी मुखिया है, वो कौन है? किसी भी परिवार का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो कौन होता है? घर का गार्जियन। गार्जियन मतलब पिता। क्यों? पिता नहीं है तो उसके बाद जिम्मेदार कौन होता है? जो उस घर का सबसे बड़ा लड़का होता है। कहने के लिए माँ रहती है। क्यों जी? सही बता रहे हैं। मतलब हमारा समाज एक तरह से पितृसत्तात्मक, हम लाख कह लें, हम बिहेव तो वैसे ही करते हैं। जैसे एक माँ भी रहती है ना, अगर पति नहीं है तो अपने बड़े बेटे को खड़ा करके एज पति के रूप में ही व्यवहार करवाती है वो। मतलब जो पति की जिम्मेदारियां हैं वो बड़े बेटे के कंधे पे दे करके दिया जाता है आगे, चलो ठीक है तुम हो।
आप देखिएगा जैसे पहले क्या होता था कि जितने भी बड़े भाई होते थे, घर की जो पैसा होता था या मालकियत होती थी, वो लगभग आधा हिस्सा या सबसे ज़्यादा हिस्सा बड़े बेटे को दिया जाता था। या कोई भी जो कुमार है वो राजा बनेगा, कौन बनेगा? बड़ा बेटा बनेगा। क्यों ऐसा होता था? बड़ा बेटा बनाया जाता था, कारण था उसको। आप देख लीजिए आज के टाइम में भी बड़ा बेटा होगा ना, मान लीजिए 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 4 भाई हैं टोटल, तो जो बड़ा भाई होगा वो सारे नात रिश्तेदारी की जिम्मेदारी उसी कंधे पे है। कोई आ गया तो उसको पैसा देना, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, तो उसी को देना है। कुछ करना है तो उसी को देना है। तो ये सोचिए उसकी जायदाद में से सबको बराबर बंट दिया जाएगा, तो फिर कैसे वो कहाँ तक देगा बेचारे को? कहीं से न्योता गिर गया तो न्योता को देने के लिए कौन जाएगा? बड़का भैया मानो जेबा करें। अब उसकी समस्या, उसके कपार का समस्या है। तो इसीलिए मोटा मोटी उसी को मुखिया के तौर पे देखा जाता था। तो जो परिवार का सबसे बड़ा हिस्सेदार है, सबसे बड़ा, या लड़का, तो जो सबसे छोटी इकाई है उसका जो मुखिया है वो कौन है? या तो पिता होगा, या अगर पिता नहीं है तो बड़ा भाई है। और इसी को क्या बोलते थे? कुलपति, या हाँ कुलपति। ये उस कुल का क्या है? प्रधान। लिख लीजिए कहीं साइड में फिगर बनाने के अलावा। उसे कुलप कहते थे। कुलप, कुलपति या कुलप, कुलप। या उसे कुलप कहते थे। कई सारा परिवार मिलके क्या बनता था? गांव। गांव मतलब कई परिवारों का समूह। नोट कर लीजिए अलग से, कई परिवारों का समूह गांव कहलाता था। कई परिवार का समूह, कई परिवार का समूह। और इसका जो मुखिया होता था, इसको बोला जाता था, मुखिया को, ग्रामीणी। क्या बोलते थे? ग्रामीणी। जो मुखिया होगा, जो मालिक होगा, उसको बोलते थे ग्रामीणी। क्या करें? अरे आज ना प्रधान बोलते हैं, उस समय गांव का मुखिया मतलब ग्रामीणी, गांव का प्रधान। हाँ वही ग्रामीणी। ठीक है, ठीक है। अब कई गांव मिलकर के, कई ग्राम मिलकर के क्या बनता था? विश्व। यानी कई गांव मिलकर के, कई ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? विश्व बनाते थे। ठीक है, विश्व। और इसका जो मुखिया होता था, मुखिया या मेन जो व्यक्ति होगा, उसको बोला जाता था विश्वपति। विश्वपति, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। विश्व का मुखिया क्या कहलाएगा? विश्वपति। विश्वपति। और कई विश्व मिलकर, अरे मतलब 8, 10, 20 गांव मिलकर के क्या बन गया? एक विश्व बन गया। ऐसे आज आप क्या बोलते हैं? कई सारा गांव मिलकर के एक आपका तहसील बनता है ना, ब्लॉक तहसील बनता है ना। हाँ, और कई सारा तहसील मिलकर के एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। ऐसा ही है ना? आपका परिवार है, ऐसे आपके दोस्त का परिवार होगा, गांव में 4-5 घर होगा, सारा घर मिला करके, परिवार मिला करके क्या बन जाता है? एक गांव। अब कई 15-20 गांव मिलकर के क्या बन गया? 20। और कई 20 मिलकर के क्या बन गया? जन। यानी कई 20 मिलकर के, कई 20 मिलकर क्या बनता है? जन। और जन का जो प्रतिनिधि होता है वो क्या कहलाएगा? सीधा सा बात है कि जो इसका मुखिया होगा वो सीधे कहलाएगा राजन। राजन, राजन या जनपति, सीधा बात, या जनपति। एक शब्द और लिख लीजिए, जनपति। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा है? अब आपकी बात, ये बात आपको अब यही तुरंत मैं समझा दे रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम। आपने ये पढ़ा कि सन 1500 से लेकर के 600 के बीसी का जो समय है, ये ऋग्वेद वैदिक काल है ना? ये वैदिक काल है, वैदिक काल है। और इस वैदिक काल में आपने ये भी ध्यान दिया
कि जो शुरुआत के समय है 1500 से लेके 1000 वो ऋद्ध वैदिक, और 1000 से लेके 6 तक का जो समय होता है वो उत्तर वैदिक। क्यों? और उत्तर वैदिक के एक सबसे खास बात क्या आपने ये भी पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, यह पूरी तरह से जो समाज हुआ करता था, व्यवस्था थी, वह एक ग्रामीण व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन 600 के जैसे ही आप पार गए, ये क्या बन जाता है? शहरी। और शहरी बनने का मतलब है कि एक ग्राफ हम और खींचते हैं इसके ऊपर, यहां पे ऐसे एक ग्राफ और हम खींचते हैं ऐसे, ये आपको बनाना नहीं है। और जन के बाद जो आता है वो कहलाता है, ये लिखना नहीं है आपको, बस समझना है, जनपद। समझ रहे हैं ना? और जनपद हिस्सा क्या है? शहर का है। और जनपद के ऊपर जो हिस्सा बनता है, इसके ऊपर, उसको बोलते हैं महाजनपद। और महाजनपद का समय शुरुआत होता है कब से? 600 BC से। और यह एक व्यवस्था पूरी तरह से क्या होती है? शहरी। यहीं से बुद्ध काल और सारी चीज़ें आप देखने को मिलता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि गांव क्या है, उससे नीचे का क्षेत्र क्या है। जरा उठाइएगा इसको, वो गिरा इधर है। इससे छोटे हिस्सा क्या कहलाता है? सबसे छोटा इकाई क्या है? ग्रामीण या गांव। उससे बड़ा इकाई क्या कहलाता है? परिवार या समूह। उससे बड़ा इलाका क्या कहलाता है? विश्व। उससे बड़ा इलाका क्या कहलाता है? जन। उससे बड़ा इलाका क्या कहलाता है? जनपद। लेकिन अभी तक जो आर्यों के समय में समय था, वो जितना भी अभी अपने ये कलर में लिखा है, परिवार, ग्राम, विश्व, जन, यहीं तक का हिस्सा था। अब इसके आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है।